Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, history teacher. Today we will discuss chapter 11 आधुनिकरण के रास्ते. Now let's start topic. बेटा कल हमने टॉपिक गणतंत्र की स्थापना चीन वाला टॉपिक हमारा चला हुआ है. चैप्टर 11 आधुनिकरण के रास्ते के अंदर चीन का टॉपिक हम कर रहे हैं. तो उसमें कल हमने गणतंत्र की स्थापना देखी थी चीन के अंदर. फिर इसी के पार्ट हमने यहाँ तक किया था कि कोई तांग था, वो सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था. तो उन्होंने जो भी हमने लास्ट यहीं छोड़ा था कि जैसे जैसे व्यक्तित्व बढ़ा था, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए थे. आज हम इसे नेक्स्ट अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं चीन टॉपिक से ही. सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली. पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई. आपके लिए फिर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई. तो वो 1902 में हुई. पत्रकारिता फली फूली, जो कि एक नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी. शाओ तो आफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी. तो संपादित भाई बुक का ये दिया है इन्होंने, लाइफ वीकली. तो ये किसके द्वारा है? साओ ताओफे. आपको लर्न रखना है ये. इसने अपने पाठकों को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया. इसका वितरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया. अब एक ये आपके सामने ये चित्र दिया गया है एक रिक्शा खींचने वाले का. लांजिया हैं, उन्होंने इस चित्र को बनाया है. और रिक्शा एक गौरव ग्रंथ बन गया, मतलब ये उसी का एक चित्र लिया गया है और उसी की स्टोरी इसमें बताई गई है. तो देखते हैं अब ये स्टोरी क्या थी इसके अंदर. 1935 का संघाई में एक काला अमेरिकन तुरही वादक बक क्लेटन अपने जैज और कैस्ट्रा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी की जिंदगी जी रहा था. लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे और उसके वाद मंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उन्हें उनके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया. अमेरिकी होने के बावजूद खुद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उसकी बहुत सहानुभूति थी. गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई, जिसमें वे जीत गए, के बारे में वह लिखते हैं. चीनी तमाशबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हमने उनका अभीष्ट काम संपन्न किया हो, और घर पहुंचने तक रास्ते भर वे किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन करते रहे. चीनियों की गरीबी और कठोर जीवनचर्या के बारे में वह लिखते हैं. मैं कभी कभी देखता कि 20 या 30 कुली मिल कर किसी बड़े भारी ठेले को खींच रहे हैं, जो कि अमेरिका में किसी ट्रक या घोड़े द्वारा खींचा जाता. ये लोग इंसानी घोड़ों से अलग कुछ नहीं लगते थे और पूरा काम करने के बाद उन्हें इतना ही मिलता था कि किसी तरह पेट भर चावल और सोने की एक जगह हासिल कर ले. मेरी समझ में नहीं आता वे कैसे अपना काम चलाते थे. तो चीन के अंदर जो भी गरीबी थी, जो भी पॉवर्टी थी, उसके बारे में ये दर्शा रहा था. नेक्स्ट बेटा, देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद
कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन यात सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। फिर बढ़ती हुई कीमतों की कहानियाँ दर्शाई गई है। बैल हैं, ये सूअर वगैरह हैं, आटे की बोरी, मुर्गी, अंडे, कोयले का टुकड़ा, पन्ना वगैरह, कागज़, ये सब दर्शाई गई है। अब बेटा इसमें नेक्स्ट हम ये जापान और चीन के अंदर जो भी चेंजेज आए, जैसे कि जो भी डेट आई हैं फिक्स, वो इम्पोर्टेंट हैं, कई बार इनसे पूछ लिया जाता है, तो एक बार इनको देख लेते हैं हम। 1603 के अंदर लोग ग्वालियासु द्वारा ईडो शोगुनेट की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई, डेट दे दें या ये आपको स्टेटमेंट दे दी जाए, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। ऐसे ही आप इनको एक बार अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना और इनको अच्छे से लर्न कर लेना सभी को। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या टॉपिक आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चीनी साम्यवादी दल का उदय। चीन के अंदर साम्यवादी दल का पनपना, उभर कर सामने आना। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमज़ोर कर दिया। 1945 और 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ गई। इससे आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो गई। जैसे एट प्रेजेंट में भी आप देख रहे हो कि हर चीज़ की प्राइस डबल हो गई है, तो जो आम आदमी है उनका जीना तो मुश्किल हो गया है। ऐसा ही चीन के अंदर हुआ। ग्रामीण चीन में दो संकट थे। एक पर्यावरण संबंधी, जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ शामिल थे। बाढ़ आ जाती थी, जो भी वन वगैरह फॉरेस्ट थे वो ख़त्म हो जाते थे, जो भी भूमि थी वो बिल्कुल बढ़ती बंजर होती जा रही थी। दूसरा था सामाजिक आर्थिक, जो विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में, भाई फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल रहा है कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1921 में हुई। रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर ज़बरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्रोत्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कोमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व क्षत्रिय सरकार बनाई जाए जो शोषण को ख़त्म कर सके। कोमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी, क्योंकि सबसे जो कॉमन वर्ग हो गया वो लेबर वाला हो गया, मजदूरों वाला हो गया। शुरू में भिन्न भिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्दी ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गए और 1943 में इसे ख़त्म कर दिया गया। माओ सेतुंग ने जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता ने चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिससे अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ सेतुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांग्सी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928 to 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया,
जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे। उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभारने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के एक नए कानून बनाए जिसमें आयोजित शादी और शादी के समझौते, खरीदने और बेचने पर रोक लगाई गई और तलाक को आसान बना गया। जो भी दहेज देता या जो भी दहेज लेता उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया था, उन पे रोक लगा दी थी और तलाक वगैरह लेना आसान बना दिया था। कम्युनिस्टों को सोवियत की कुओमिंगतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च पर जाना पड़ा, जो कि सांक्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र था। नए अड्डेयानान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को ख़त्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंगतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंगतांग की हार हो गई। तो बेटा आज चैप्टर हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक ही। आप इससे जितने भी आपके 1 मार्क्स के, 2 के, 3 के जितने भी क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं, आप अपनी फेयर नोटबुक में इनको निकाल लो। ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।